अभी भी आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और सभी लोग जो है क्लास में आ जाइए फटाफट। और आज की क्लास जो है अपना शुरू हो गया है। और अभी भी क्योंकि थ्योरी का क्लास चल रहा है, थ्योरी के लेक्चर चल रहे हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 पे ही हम लोग हैं। और अभी थ्योरी के कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, कुछ चैप्टर्स बाकी हैं। जैसे जैसे वो कंप्लीट होगा और हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी जाके पढ़ाई में जो है मजा कई गुना बढ़ने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए ये थ्योरी वाले लेक्चर्स को कंप्लीट करना जो है कई गुना बढ़ जाए। हम लोग जानेंगे समझेंगे। पहले आप लोगों को जो है एक न्यूज देना चाहते हैं क्या। अभी तो लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग हैं ही, और इस लेक्चर में क्या पढ़ना है क्या समझना है ये बात तो हम लोग जानेंगे समझेंगे। लेकिन एक न्यूज है देना चाहते हैं, वो क्या है कि वो ये है कि आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले होंगे, बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके ताकि हम लोग हमारे दिमाग में चले, है कि नहीं बात। अवधारणा इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। जितनी भी अवधारणाएं थी टोटल 13, सारी अवधारणाओं को बढ़िया से पढ़ करके समझ लिया था, है कि नहीं बात। सारी अवधारणाएं सबको समझ में आ गया था ना, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। सारा का सारा अवधारणा A to Z सारा दिमाग में घुस गया, सारे दिमाग में चले गए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया था। आज की इस क्लास में क्या करने वाले भाई, तो आज की इस क्लास में हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या ये जानने वाले हैं कि लेखांकन प्रमाप क्या होता है, इसको समझेंगे। फिर हमारा जो लेखांकन प्रमाप है इसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं इसको जानेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि जो लेखांकन के सिद्धांत हैं, जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्या, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। इस चैप्टर में हम लोग लेखांकन के सिद्धांत ही ना पढ़ रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों के अंदर ना हम लोग ने अवधारणाएं पढ़ा, हम लोग का प्रमाप के बारे में जानना है, और एक होता है हमारा ये सारी की सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो भाई इन सब चीजों को हम लोग देखते चल रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेखांकन प्रमाप क्या होता है आज इस चीज के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ लेखांकन सिद्धांतों की अपनी सीमाएं भी देखेंगे कि क्या क्या कमियां हैं लेखांकन सिद्धांत का। क्या वो कंप्लीट है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो बेस्ट है ना, उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ चीजें हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। हिंदी की क्लासेस अच्छा, जो स्टैंडर्ड अंकन प्रमाप है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ऐसा कोई बच्चा है जो स्टैंडर्ड का मतलब नहीं जानता है, कोई जानता है ये शब्द आपने क्या पहले सुना है कि नहीं सुना है कि स्टैंडर्ड क्या होता है, सुना है सब लोगों ने, बोलो आप सभी ने स्टैंडर्ड वर्ड सुना है कि स्टैंडर्ड क्या होता है ना बात, अक्सर सुना होगा, पक्का सुना होगा। यार लड़ते झगड़ते आप लोग बोल भी देते हो, अरे तू तू तो मेरे स्टैंडर्ड का भी नहीं है, बोलते हो कि नहीं। यार तुमसे मुंह लगाए, तुमसे हम बहस करें, यार तुम मेरे स्टैंडर्ड के ही नहीं हो, ऐसा बोलते हो कि नहीं आप लोग। लड़ाई में नहीं बोलते तो बोल देते, ठीक है। चलो ये बात है कि नहीं, करते हो लड़ाई झगड़ा में अक्सर, यार तुझसे क्या बात करें, तू मेरे स्टैंडर्ड का है नहीं ना, इस तरह की बातें करते हो। तो ये स्टैंडर्ड के दिमाग में आप जब स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हो तो क्या दिमाग में आता है, क्या बताओ, क्या समझ में आता है। लेवल, स्टैंडर्ड मतलब लेवल होता है, अमित यादव बोल रहे हैं, ठीक है। और कुछ बताओ, शब्द को आपने नहीं सुना होगा, बिल्कुल नहीं सुना होगा कि प्रमाप क्या है ना बात, लेकिन स्टैंडर्ड सब सुना है। समझो भारत में रहते हो, हिंदी के बारे में नहीं पता लेकिन इंग्लिश के बारे में पता है। यही है भारत की खासियत भाई, कि भारतीय विदेशियों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अपने देश वाली चीजों को जो है उतना वैल्यू नहीं देते, है ना, यही बात है। बोलो, तो लेवल बता रहे हो आप लोग, और कुछ कुछ सोच सकते हो, लेवल तो ज्यादातर लोग बता रहे हैं, है ना बात। लेवल जो है ज्यादातर लोग बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और सोच सकते हो। हाँ मुस्कान जो बता रही है उसका मतलब क्लास होता है, हाँ ठीक है, ये क्लास भी एक बता दिया भाई, ठीक है। चलो अब दिया है, यहां तक तो बातें हो गया। अब ध्यान दो, होता क्या स्टैंडर्ड, देखो रियल मायने में स्टैंडर्ड का मतलब जानते हो। अगर हम लोग स्टैंडर्ड को जो है अगर समझें तो इस तरह से समझो, प्रमाप इसको हिंदी में कहते हैं, यानी इसके मापने से रिलेटेड कुछ है, ये बात जान लो। प्रमाप अगर इसको शब्दों को तोड़ा जाए हिंदी से, हम लोग देखो अर्थ कितना आराम से निकाल सकते हैं। प्रमाप अगर इस शब्द को तोड़े ना तो ये इस तरह से बना है, प्र और माप से, ठीक है, प्र और माप से बना है। माप का मतलब मेजरमेंट होता है, आप लोग जानते हो, मापना नापना ये होता है। जैसे अगर हम बोले कि मेरा वजन कितना है, तो मेरा वजन 70 किलो है, ठीक है, तो ये मेरा वजन है, इसको हमने माप लिया, तो ये मेजरमेंट है ना बात, कि मेरा वजन जो है 70 किलो है, ठीक है। लेकिन अगर प्र जोड़ दिया तो प्र मतलब हो गया प्रमुख माप। प्रमुख मतलब समझते हो ना, प्रमुख जब लग गया तो क्या हो गया भाई, प्रमुख का मतलब वो बेस्ट, वो मेन हो गया, है ना बात, वो मेन हो गया, उसके हिसाब से चीजें होना चाहिए।
वो मेन हो जाता है किसी चीज को। प्रमुख का मतलब क्या है? मेन, सीधी सी बात है ना बात। अब क्या हुआ कि प्रमुख माप, जैसे मेरा वजन है 70 किलो, ठीक है, शायद पेट ज्यादा है इसकी वजह से वजन ज्यादा होगा, लेकिन रियल मायने में जो मेरी हाइट है उसके हिसाब से मेरा वजन जो है 65 से 68 किलो के आसपास होना चाहिए, 65 टू 68। यानी अगर देखा जाए तो हम 2 किलो जो है ओवरवेट है। अब आप देख करके हमको नहीं बताओगे कि सर आप कहां से ओवरवेट लग रहे हो, हम एकदम फिट फाट लगते हैं, एकदम परफेक्ट, लेकिन देखने से क्या होता है ऐसे नहीं समझ में आता है। लेकिन हम 2 किलो अपने हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए, अपने एज के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हम 2 किलो जो है ओवरवेट अपने आप को मानते हैं, है ना बात। ये रियलिटी में अगर मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी हमारा जो प्रमुख माप होना चाहिए, हमारा जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए वो 65 टू 68 होना चाहिए, लेकिन हम क्या है, हम 2 किलो ओवरवेट है। समझ लो बात। तो स्टैंडर्ड अब समझे, ये जो हमने बताया 65 टू 68 ये स्टैंडर्ड वेट है। अब ये स्टैंडर्ड क्या समझा रहा है, ये स्टैंडर्ड एक जो है एक आधार दे रहा है जिसके हिसाब से आप तुलना कर सकते हो दूसरे का, कि भाई इसके हिसाब से तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। समझे बात। स्टैंडर्ड क्या करता है, स्टैंडर्ड एक आधार देता है जो बताता है क्या, कि क्या अच्छा है क्या खराब है कि नहीं बात। ये चीज है। सर आप रिस्क में नहीं यार, 2 किलो वेट से कोई रिस्क नहीं बढ़ता है, हेल्दी समझ में आता है, हम फिट फाट समझ में आता है हमको, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है, लेखांकन का प्रमाप है। यानी ये बताता है कि भाई लेखांकन करते समय हमें किस किस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। और अगर हम उस चीज को फॉलो करेंगे तो हमारा लेखांकन क्या हो, वो स्टैंडर्ड में आ जाएगा, यानी वो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम बेस्ट हो जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर है। लेखांकन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी एक तरह से प्रिंसिपल के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सिद्धांत के अंदर ही पढ़ रहे हैं भाई, ये अलग से कोई चैप्टर तो नहीं है, तो लेखांकन का सिद्धांत ही है। तो ये लेखांकन के सिद्धांतों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसके अंदर बताया गया है कि हमें लेखांकन क्या क्या मानते हुए किस किस चीज को फॉलो करते हुए करना है। अगर उस तरीके से हम लोग लेखांकन करेंगे, उस नियम कानून को मानते हुए हम लेखांकन करेंगे, तो हमारा लेखांकन क्या होगा, वो स्टैंडर्ड को मीट करेगा, स्टैंडर्ड को पूरा उसके ऊपर खड़ा उतरेगा, और उसके तहत हमारा लेखांकन क्या हो, बेस्ट हो जाएगा। डन है बात, क्लियर है। चलो तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अब यहां पर देखो बताए कि लेखांकन प्रमाप का अर्थ क्या होता है। तो अगर लेखांकन प्रमाप के अर्थों की बात किया जाए तो बोलता है कि सामान्य शब्दों में व्यवसायिक जो व्यवहार होते हैं यानी सौदे होते हैं, उसके मापन, उसके प्रस्तुतिकरण और उसकी मान्यता। तो मापन, प्रस्तुतिकरण, मान्यता, मापना यानी सौदों को कैसे मापेंगे कि कौन सौदा हमारा क्या है, मौद्रिक है, कौन सौदा मौद्रिक नहीं है, उसका क्या वैल्यू होगा, ये उसकी प्रस्तुतिकरण, उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है, किस तरह से लिखना है सौदों को। फिर उसका जो है मान्यता, उसकी मान्यता यानी उस सौदों की क्या मान्यता है, मतलब वो किससे रिलेटेड, इस तरह से आप बोल सकते हो। फिर उसका उपचार यानी उसे कैसे ट्रीट करेंगे। फिर उसका प्रकटीकरण यानी देखो प्रस्तुतिकरण प्रकटीकरण लगभग एक ही बात है, ये सारी की सारी। यानी ओवरऑल शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे चलते हैं। भावना ये कहता है कि हमारे सौदों को लिखना, ठीक है, बस यही बात। हमारे सौदों को जो व्यापारिक व्यवहार है उनको जो लिखा जाता है, लेखांकन के अंदर शामिल किया जाता है, उसी लेखांकन के अंदर को शामिल करने के लिए जो पेशेवर संस्थाएं होती हैं, हर देश की अपनी एक पेशेवर संस्थाएं होती है, कई कई देशों में एक से ज्यादा पेशेवर संस्थाएं होती है। जैसे भारत की बात किया जाए तो भारत की पेशेवर संस्था के तौर पे कौन है, ICAI, ठीक है ना बात, जिसके तहत आप जो है सीए बनने का अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करते हो। लेखांकन का सबसे शीर्ष पद क्या है, आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट का सबसे शीर्ष पद क्या है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, है ना बात। तो ICAI इसकी जो है शीर्ष संस्था है, उसकी जो पेशेवर संस्था है, ये पेशेवर संस्था जो है उसके द्वारा जारी किया गया लिखित वाक्यांश लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो व्यावसायिक व्यवहारों को लिखने के लिए देश की पेशेवर संस्थाओं के द्वारा लिखित वाक्यांश जो जारी किया जाता है, उसी वाक्यांश को हम लोग लेखांकन प्रमाप कहते हैं। और इस वाक्यांश के अंदर क्या होता है, इस वाक्यांश के अंदर ये बातें लिखी होती हैं कि आपको इस पॉइंट को किस तरह से अकाउंटिंग में शामिल करना है, इस सौदे को किस तरह से अकाउंटिंग में लिखना है, बस यही बात, ठीक है, ताकि आपका अकाउंटिंग एकदम स्टैंडर्ड का हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए, एकदम बेस्ट हो जाए। डन है, क्लियर है। चलो इसी को कोहलर ने, कोहलर कौन है, एक जो है अनुभवी व्यक्ति, एक जो है विशेषज्ञ, लेखांकन के जाने माने व्यक्ति, है ना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि लेखांकन में जो है लेखांकन मानक किसे कहते हैं, ठीक है, इसको मानक कहते हैं, प्रमाप कहते हैं, दोनों शब्दों से जाना जाता है। उन्होंने बोला है कि लेखांकन मानक यानी लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों,
लेखांकन के ऊपर जो रीति रिवाज चले हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। कानून, जो देश के अंदर कानून होता है उसको ध्यान में रख कर बनाया जाता है। और पेशेवर संस्था या अथवा पेशेवर संस्था, रीति रिवाजों के द्वारा, कानून के द्वारा या पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। अब ये आचार संहिता क्या है भाई, है ना बात। ये फिर से एक नया शब्द मिल गया, आचार संहिता। कोई जानता है, बोलो। आचार संहिता शब्द आपने कभी इससे पहले सुना है? कॉमर्स में पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को देखने पढ़ने से पहले क्या आपने आचार संहिता जैसा शब्द पहले सुना है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, बोलो क्या आपने हिंदी या इंग्लिश में इस शब्द को पहले कभी सुना है? कोई जानता है क्या होता है आचार संहिता? बोलो फटाक से बोलो बोलो जल्दी से। आदित्य, आप जो है क्लास के अंदर आके ही आप क्लास के बारे में पूछो कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। यार सुना तो है इलेक्शन के टाइम। बहुत बढ़िया साक्षी मिश्रा, एकदम परफेक्ट। बिल्कुल साक्षी ने एकदम परफेक्ट बताया। जनरली हम भी जब एक स्टूडेंट थे तो हमने भी इस शब्द को इलेक्शन टाइम ही सुना था। मतलब साक्षी मिश्रा को जो है पॉलिटिक्स में काफी रुचि है। चुनाव से पहले लगाया जाता है आचार संहिता। हाँ, खुशी बता रहे हैं कि नियम कानून है आचार संहिता। इसके लगते ही कानूनी कार्य नहीं होता। हाँ, इसके लगते कानूनी कार्य नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एक चीज या और किसी चीज पर लागू करना, ठीक। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हमने नहीं सुना है, नहीं सर हम नहीं जानते हैं। इंग्लिश में ले चलो, दोनों से अर्थ सेम निकलेगा। आचार जानते हो किसका शब्द है? अचार वो पिकल्स नहीं खाने वाला, वो अचार नहीं है ना बात। आम का अचार ये सब वाला अचार नहीं है। ये आचार किसकी बात कर रहे हैं? ये आचरण की बात कर रहा है। और आचरण किसे कहते हैं ये बात तो पता ही होगा ना। व्यवहार, बिहेव, किस तरह से आप किसके साथ पेश आ रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आचरण कहते हैं। तो आचरण आपके एक्शन को कहते हैं। आप जो काम कर रहे हो उसको आपको आचरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा पढ़ाने का आचरण क्या है? टीचर का आचरण है ना, गुरु का आचरण है। बात समझे? तो ये हो गया आचरण से आचार बना। और संहिता, संहिता होता है कानून को कहते हैं। संहिता मतलब होता है कानून, नियम। जो नियमों का जो ग्रुप होता है ना बात, नियमों का जो समूह होता है उसको संहिता कहते हैं। उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कानून। तो आचार संहिता का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बन रहा है? आचार संहिता का शाब्दिक अर्थ बन रहा है कि एक्शन करने का, क्रिया करने का, काम करने का नियम, काम करने का कानून। समझ लो बात, क्या शाब्दिक अर्थ हो रहा है? शाब्दिक अर्थ बन रहा है काम करने का कानून। और इंग्लिश में भी देखो कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट मतलब कार्य करने को कंडक्ट कहते हैं कि ये काम हम कंडक्ट किए, ठीक है, ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है, काम करना, यानी ये भी आचरण की एक तरह से बात कर रहा हूं। कोड, कोड क्या होता है? जब किसी भी चीज के ऊपर कानून लग जाता है कि इस कानून के तहत काम होता है, उसका अपना एक पर्टिकुलर कोड हो जाता है। तो कोड मतलब यहाँ पे कानून, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का भी वही मतलब निकल रहा है ना बात। तो दोनों में तरह से मिला लो, हिंदी में लो या इंग्लिश में लो, तो दोनों का अर्थ यही बन रहा है कि काम करने का कानून, किस तरह से काम करना उसके ऊपर कानून। तो बस वही बात आप समझो। अब इस चीज को यहां पर लागू करके देखो कि इस डेफिनेशन ने क्या कहा। तो कोहलर ने बोला है कि लेखांकन मानक रीति रिवाज, कानून अथवा पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर, लेखाकार यानी अकाउंटेंट पर, अकाउंटेंट पे लगता है, उसके ऊपर लागू की गई, उसके ऊपर लागू की जाने वाली, यानी उसके ऊपर काम करने वाला, उसके ऊपर लागू होने वाला कानून, ठीक है, लागू की गई आचार संहिता है, यानी उसके ऊपर लागू किए जाने वाला आचरण की संहिता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, डॉक्टर लोग जो होते हैं उन्हें आपने देखा है ना हमेशा कि हमेशा वो व्हाइट ड्रेस पहन करके काम करते हैं। अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस जब करते हैं तो क्या करते हैं? व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। वकील लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो हमेशा ब्लैक ड्रेस पहन के काम करते हैं, है ना बात। अपनी वकालत ब्लैक ड्रेस पहन के करते हैं, देखा है ना। क्यों? क्योंकि वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, वो रूल है उनके लिए, वो उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो नहीं कि डॉक्टर जो है पार्टी वेयर पहन करके ऑपरेशन थिएटर में घुस जाए और ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, नहीं, ठीक है। और जो है वकील ऐसा नहीं कि वो जो है कुछ भी पहन करके शर्ट पैंट एकदम एकदम हीरो बन के स्मार्ट बन के जो है चश्मा वश्मा लगा के एकदम भोकाल में पहुंच जाए जज के सामने, नहीं कर सकता, ठीक है। जितना भी बड़ा स्मार्ट आदमी क्यों ना हो, जितना भी भयंकर आदमी क्यों ना हो, कुछ भी, लेकिन रूल वही है, चाहे जितना भी बड़ा हो चाहे जितना भी छोटा हो, आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है, जिस तरीके से आपको आचरण करना है वहां पर, उसी तरह से आचरण करना है, उसी तरह से आपको काम करना है। इसी तरह लेखांकन करते समय जो लेखापाल होते हैं यानी अकाउंटेंट जो लोग होते हैं, उनके ऊपर भी कानून लागू होता है और उसी कानून को मानते हुए वो लोग अपना लेखांकन करते रहते हैं। उस कानून के दायरे को पार नहीं करते हैं, उसमें बंद करके अपने कार्यों को पूरा निपटाते हैं।
कि किस चीज को कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो यही बात बताया, क्या है, यही बात बता दिया आपका कोलर ने कि कैसा होता है आपका लेखांकन प्रमाप। डन है बात, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो बढ़िया से आ गया। ठीक है, आचार संहिता क्या होता है बढ़िया समझ में आ गया, डन है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि हमारा लेखांकन मानक की क्या विशेषताएं, लेखांकन प्रमाप की क्या विशेषताएं। जैसे विशेषताओं को पढ़ोगे तो दिमाग में जो भी थोड़े मोड़े डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, वो भी पूरे खुल जाएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या होता है। सर समझ नहीं आया, नैतिक पांडे क्या दिक्कत हुआ बताओ? बताओ क्या दिक्कत हुआ? लेखांकन प्रमाप क्या है? लेखांकन प्रमाप किसी देश में उसके पेशेवर संस्थाओं द्वारा बनाई गई एक ऐसा रूल्स का सेट है, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ रूल्स है, नियमों का समूह है, जिस नियमों में बंद करके लेखाकारों को यानी अकाउंटेंट्स को अपने लेखांकन को मेंटेन करना है, अपने लेखांकन को लिखना है, यही है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग विशेषताएं। तो विशेषताएं में सबसे पहला पॉइंट बोला कि लेखांकन मानक या प्रमाप लेखांकन के नियमों, निर्देशों एवं अभ्यासों के संबंध में लिखित वाक्यांश होते हैं। एक होता है कि हमने मुंह से बोल दिया बातें, ठीक है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, मुंह से बोला, कहीं लिखा नहीं ने, बातें गया उड़ गया। एक हमने बातें लिख दिया कि होमवर्क हम देते हैं, जैसे हमने मुंह से बोल दिया कि आपको जो है ये चैप्टर पढ़ के आना, लेकिन उसी चीज को हमने लिख दिया। तो लिख दिया तो वही उसी तरह क्या है कि जो पेशेवर संस्थाएं हैं वो इस चीज को लिखित वाक्यांश यानी एक बढ़िया से स्टेटमेंट के जरिए, एक सेंटेंस के जरिए लिखित रूप से ये देते हैं कि भैया ये लिखित काम है, इसको सबको मानना है और इस तरह से करना है, लिखित में बताते हैं। तो एक नियम कानून है पहले से, लेकिन उसके अलावा ये जो है पेशेवर संस्थान लिखित में बना करके देते हैं और सारी परिस्थितियों को देखने जानने के बावजूद। ठीक है, इसके बाद क्या है और है क्या, ये भी नियम है, ये भी निर्देश है, ये भी अभ्यास करने का एक तरीका है। दूसरी बात क्या है, इसका निर्गमन प्रायः पेशेवर संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब देखो लेखांकन जो हमारा अभी तक आपने अवधारणाएं पढ़ा, अवधारणा बहुत सा 13 ठो पढ़ा ना अवधारणा, मुद्रा माप की अवधारणा, ठीक है, चालू व्यवसाय की अवधारणा, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, इस तरह से कई अवधारणाएं पढ़ा। उस अवधारणाओं को किसने निकाला, लिखा था? उस अवधारणाओं का निर्गमन कहां से हुआ, ये बात किसी को पता है? क्या हमने बताया? बोलो। हमने आपको टोटल 13 अवधारणाएं बताया, इतने ढेर सारा है, 2 दिन हमने उसके ऊपर लेक्चर लिया, पूरा कंप्लीट कराया उसको। क्या हमने इन दोनों दिनों में कभी भी बताया कि उस अवधारणा का जन्म कैसे हुआ, उस अवधारणा को किसने दिया, किसने बताया? किसी का नाम, किसी संस्था के बारे में कुछ बताया क्या? बोलो। बोला बताया? नहीं ना, कुछ नहीं ने पता है भाई। वो क्या है, वो प्रैक्टिस में आते 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 एक नियम कानून बन गया कि ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी जो है अवधारणा है, इसके हिसाब से हमें लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये बात हो गया। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये जो है पेशेवर संस्थाओं के द्वारा निर्मित हुआ है, ऐसा नहीं। ये क्या है, वो अवधारणा क्या है, वो एकदम बेस है, वो रीति रिवाज है, पहले से होते हुए आ रहा है लेखांकन में, और होते आ रहा है और स्वयं सिद्ध है, अपने आप से मान्यता प्राप्त है भाई। कि भाई पृथक व्यवसाय के उदाहरण, यानी हमें इस तरह से करना है कि हमारा व्यवसायी और व्यवसाय दोनों अलग अलग है। मुद्रा मापन के उदाहरण, हम ये जान गए कि हम लोग लेखांकन में केवल मौद्रिक वस्तु को ही लिखते हैं, मौद्रिक सौदों को ही लिखते हैं। ये सारी की सारी अवधारणा किसी ने दिया नहीं, एक्सपीरियंस के जरिए ये कलेक्ट होते होते अवधारणाएं बन गए। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि बिल्ली रास्ता काट गई, उससे होता है अशुभ होता है, लोग बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है उसको पार नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है। किसने बताया ये बात, किसने बताया बताओ, तो बता सकता है? बता दो किसने बताया कि भाई बिल्ली रास्ता काट दिया, जिसके वजह से क्या हुआ है, जिसके वजह से आप लोग जानते हो कि अशुभ हो जाता है, उसको पार करते हैं। इस बात को किसने बताया, कोई बता सकता है? बोलो। कौन बताया, कौन बताया? नहीं बता सकते। ये कैसे? ये अपने आप होते होते बन गया। कौन बनाया, किसने बनाया, कुछ नहीं पता, बन गया भाई अपने आप। सेम इसी तरह जो लेखांकन की अवधारणा था वो भी क्या, ऑटोमेटिकली बन गया। लेखांकन करते करते समझते समझते अपने आप समाज में, हाँ बिल्कुल जैसे आपने बोला सोसाइटी से बना, इसी तरह सेम टू सेम ये भी लेखांकन करते करते लेखापालों के अंदर अपने आप ये जन्म ले लिया, ये सारी की सारी अवधारणाएं। लेकिन यहां जब हम लोग लेखांकन प्रमाप की बात कर रहे हैं तो लेखांकन प्रमाप अपने आप नहीं जम गया, अपने आप नहीं बन गया, अपने आप वाली चीजें नहीं है। इसे आपके जो देश के अंदर जो शीर्ष संस्थाएं होती हैं, जो पेशेवर संस्थाएं जो होती हैं, जो लेखांकन के सबसे टॉप के लेवल की संस्थाएं, उन संस्थाओं के द्वारा इनको सेंटेंस के रूप में, लिखित रूप से
वाक्यांश के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है। ये है, ये भी नियम कानून है, ये भी जो है दिशा निर्देश है, लेकिन ये लिखित दिशा निर्देश है और एक शीर्ष संस्था इसको दे रहा है। ठीक है, अगली बात क्या है? अगली बात बोल रहा है कि ये उन सीमाओं को निर्धारित करते हैं जिसके अंतर्गत लेखापालों को कार्य करना होता है। इसके साथ साथ जब किसी को मार्गदर्शन दे देते हो कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो एक सीमा बता दिया जाता है कि इस सीमा के बाहर जाके तुम्हें कोई काम नहीं करना। अगर आपने इस सीमा को पार करके अगर कुछ किया, कोई काम किया, तो फिर क्या होगा? आपका वो काम गलत हो जाएगा, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा, है ना बात? स्टैंडर्ड क्या करता है? एक बाउंड्री सेट करता है कि भैया इसी के अंदर रहना है, इसके बाहर गए तो वे स्टैंडर्ड के बाहर चले गए और तुम्हारा क्या होगा? चीजें खराब हो जाएगा, खराब माने जाओगे। सेम यही चीज तो लेखांकन प्रमाप भी क्या करता है? एक जो है सीमा निर्धारण करता है, जिन सीमाओं के अंतर्गत लेखापाल यानी अकाउंटेंट्स को अपना पूरा का पूरा लेखांकन की क्रियाओं को करना रहता है। यही सारे के सारे गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को फॉलो करना है, इस रूल्स रेगुलेशन को मानना है और अपना अकाउंटिंग मेंटेन करके रख देना है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट हमारा बोलता है कि ये लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों के समानता में एकरूपता लाते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही क्यों? क्या जरूरत था? ना बनता तो क्या दिक्कत था? तो देखो, पूरे विश्व की बात करते हैं। जब हमारा क्या हुआ, व्यापार की बात हुआ, तो आपको पता ना, व्यापार ऐसा नहीं कि हर चीज एक ही बार में हर जगह आ जाता है ना बात? ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज का आविष्कार कहीं होता है, फिर वो धीरे 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 ग्लोबल हो जाता है ना बात? ये बात जानते हो ना, कहीं पे क्या होता है, किसी चीज का आविष्कार होता है और धीरे धीरे जाकर के वो ग्लोबल होता है ना बात? और जब वो ग्लोबल होता है तो जिस देश में जाता है उस देश का भी उसके ऊपर छाप छूट जाता है, कुछ ना कुछ उसका उस पर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हो क्या? बोलो, आप लोग ये जानते हो ना? अच्छा, इसमें सब लोग यूपी और बिहार से हैं, तो सभी लोग बाटी चोखा तो जानते ही होंगे, बाटी चोखा के बारे में, है ना बात? ये बताओ, बाटी और चोखा ये कहाँ का फूड है? बताओ, ये कहाँ का रेसिपी है? बोलो। बाटी चोखा की बात करें, ये डिश जो है, ये फूड जो है, फूड डिश, ये कहाँ का है? जानते हो ना? तो आप लोग ये अच्छे तरीके जानते हो कि बाटी चोखा जो है ये बिहार का है ना? सब लोग जानते हो ना? सब अच्छे से जानते हो ना बाटी चोखा के बारे में? ऐसा कोई नहीं ना भाई, उसका मेनली बिहार से आया हुआ है ये डिश। लेकिन जब ये आया तो आज के समय में बाटी चोखा लगभग विश्व मतलब विश्व कह रहे हैं, मतलब भारत के कई शहरों में चला गया और कई राज्यों में चला गया। ठीक है, फैल गया है, बहुत से जगहों में मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसमें चेंजेस स्टार्ट हो गया। जैसे बाटी चोखा में नॉर्मली क्या होता था, चोखा बनता था, ठीक है, जिसमें ज्यादातर टाइम बैगन के चोखा बनते थे या फिर टमाटर के चोखा बनते थे, ठीक है, ज्यादातर टाइम। लेकिन आज के समय में चोखा के कई वैरायटीज हो गए बाटी के साथ खाने वाला। और बाटी क्या होता था, दो तरह का बनता है, एक सादा और एक जो है सत्तू भर करके, आप लोगों को पता ही होगा, है ना बात? लेकिन आज के समय में क्या, उस बाटी में जो है लोग जो है एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, उसमें पनीर तक डाल दे रहे हैं, ठीक है, उसमें तरह तरह के आइटम, आलू भर दे रहे हैं, कुछ भी भर दे रहे हैं। भाई उसका जो अस्तित्व है उसके पे सवाल खड़ा हो गया, है ना बात? ये हो गया। तो उसमें क्या हुआ, लोग अपना अपना चीजें जोड़ देते हैं, एक रूपता लेकिन नहीं आ पाता, जब जहां पे जाता है उसका प्रभाव पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, चीजें खराब होने लगता है, एक रूपता नहीं आ पाता। समझ रहे हो? उससे क्या होता है, अब देखो अलग अलग जगह पे, और बनाने का स्टाइल भी बदल जाता है, कहीं कहीं अलग अलग तरीके से बनता है। तो इसके वजह से वो सेम चीज है, डिश भी सेम है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनता है। इसी तरह साउथ इंडियन फूड में भी देख सकते हो, चाइनीज फूड में भी देख सकते हो, ओरिजिन कहीं है, यहाँ पे आते आते अलग अलग ज्यादा जाते जाते उसका उसका प्रभाव इस पर पड़ जाता है। यही काम अकाउंटिंग के साथ भी हुआ, सेम टू सेम। सेम व्यापार हो रहा है सब जगह, व्यापार को लिखा भी जा रहा है सब जगह, लेकिन जब व्यापार को लिखा जा रहा है तो हम लिखते हैं अपना कुछ चीजें लगा करके, सामने वाला लिखता है अपना कुछ चीजें लगा सकते हैं। तो भारत में लोग अपने अपने नियम से लिख रहे हैं, अमेरिका में लोग अपने अपने नियम से लिख रहे हैं, यूरोप में लोग अपने अपने नियम से लिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग तरीके से लेखांकन होना स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे लेखांकन में बदलाव आ गया। अब जब लेखांकन में बदलाव आ गया तो जब तक विश्व बंद था, विश्व बंद होने का मतलब जब तक बंद अर्थव्यवस्था था, यानी देश सारे के सारे लगभग आत्मनिर्भर थे, एक दूसरे देश पे ज्यादातर लोग जो है निर्भरता नहीं था, तब तक चीजें एकदम बढ़िया चल रहा था, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, वैश्वीकरण हो गया। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हो गया, तो चीजें क्या हुआ, बंटने लगा। व्यापार जो है, एक ही व्यापार कई देशों में जाने लगे, ठीक है। और जब एक ही व्यापार कई देशों में जाने लगे तो लेखांकन, अब ऐसे लेखांकन करना होगा ना जिस लेखांकन से सारे देश के नियम कानून आपस में सेट हो जाए। बोलो, नीड हुआ कि नहीं इसका?
भाई जब तक हमें केवल अपने देश में व्यापार करना था तो हमें अपने देश का ध्यान रखना था कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में किस तरह से लेखांकन करना है, वो हमें देखना था। लेकिन जैसे ही हमारा व्यापार अपने देश को छोड़ करके बाकी देशों में भी चला गया, ठीक है, हमारा व्यापार अपने देश को छोड़ करके बाकी देशों में भी चला गया, हमारा जो है मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, एमएनसी बन गया, तो अब हमें लेखांकन को इस तरह से सेट करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा कि वो हर देशों के हिसाब से परफेक्ट हो। तो इसी वजह से बना हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ताकि एक रूपता आ सके। ठीक है, बात समझे, ताकि एक रूपता आ सके, बढ़िया से समानता हो सके सभी देशों में। अमेरिका में जो नियम कानून से लेखांकन हो रहा है, भारत में भी वही नियम कानून से लेखांकन हो रहा है। ठीक है, बात समझे। किसी भी देश के चले जाओ जहां पे अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, आप चले जाओ, नियम कानून देख लेना, माल खरीदने की एंट्री जो आप करोगे वही वो भी करेगा, अलग कोई नहीं करेगा। आप वाईटी पर ही जाना, यूट्यूब पे, और एक बार जो है जनरल के रूल्स के ऊपर या जनरल चैप्टर के ऊपर आप जो है क्वेश्चन आंसर ये सारे के सारे आप एक बार क्या करना, किसी दूसरे कंट्री का चैनल खोल करके पढ़ना। जाहिर सी बात है केवल इंडिया वाले थोड़ी ना टीचिंग करते हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग कर रहे हैं। तो एक बार जाकर के आप देखना, किसी दूसरे कंट्री का आप जाकर के देखना कि वो जनरल एंट्री लगा रहा है तो कैसे लगा रहा है, वो समझा रहा है तो कैसे समझा रहा है, देखना सिमिलर जनरल एंट्री आपको दिखेगा। यहां जो नियम पढ़ रहे हो वही आपको वहां भी मिलेगा, है ना बात। ये क्यों हुआ, यही हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही काम कर रहा है। ठीक है, तो यही बात हो गया। तो इसीलिए बोला कि लेखांकन सूचना के प्रयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों में समानता और एकरूपता लाता है, जिससे चीजें समझना आसान होता है और आपस में तुलना करना आसान होता है सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या है कि ये लेखापालों को लेखांकन के क्षेत्र की सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये लेखांकन के लिए एक सही उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिसके तहत आपको पूरा का पूरा लेखांकन मेंटेन रखना है, पूरा लेखांकन करना है। ठीक बात। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है कि लेखांकन मानक देश के व्यावसायिक वातावरण में प्रचलित जो कानून है, जो रीति रिवाज है और जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप होता है। इसके अलावा जो लेखांकन मानक जब तैयार होता है वो किसी भी देश के कानून, रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं उसको भी ध्यान में रख करके बनाया जाता है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर देश का अपना अपना है, समझना बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर देश का अपना अपना है, लेकिन इसके साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप भी है। अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप जो कहता है कि पूरे देश का लेखांकन इस तरह से सेट होना चाहिए। तो एक वो है जिसको सब फॉलो करते हैं और एक हर देश का अपना अपना भी है। तो इसीलिए क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक हमारे भारतीय लेखांकन प्रमाप है और एक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप है। ठीक है, हमारी भारतीय लेखांकन प्रमाप इस तरह से बनाई गई है कि वो प्रमाप अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप के साथ लड़ाई ना करने लगे, क्लैश ना हो जाए, एक दूसरे का विरोधाभास ना हो जाएगा। तो एकदम तालमेल बनाते हुए भारतीय लेखांकन प्रमाप को बनाया गया इस तरीके से। ठीक बात। तो ऐसा हमारा क्या है, ये लेखांकन प्रमाप की अपनी विशेषताएं हो गया। समझ में आ गया, डन है, बढ़िया से। चलो डाउट चेक प्लीज। ओके, सबको यहां तक समझ में आया? आता नहीं है और प्रैक्टिस कैसे उसी तरह आप लेक्चर, उसके बाद भी सिद्धांतों की व्यक्ति लेखांकन करता है उसको लेखपाल कहते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट। डन है बात, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात देख लो। नेक्स्ट बात है लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं। अब देखो हम लोगों ने चैप्टर का नाम ही लेखांकन सिद्धांत, और हमने बोला ना कि एक तरह से देखा जाए तो ये चैप्टर आखिरी है, मतलब ये लेक्चर आखिरी है इस चैप्टर का। इसके बाद भी कल भी एक लेक्चर है, उसके बाद भी एक लेक्चर आपको मिल सकता है, लेकिन वो क्या है, ये आप एक तरह से एकदम आखिरी मान लो। इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा मोड़ा और है, एक्स्ट्रैक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, वो एग्जाम में जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा देते हैं, है ना बात। और उसके बाद एमसीक्यू आपको लगाना है इस चैप्टर का, बस यही है। तो एक तरह से इसको आखिरी बोलोगे, है ना बात। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या, लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं, यानी इस चैप्टर का नाम ही लेखांकन सिद्धांत। अब लेखांकन सिद्धांतों की जब सीमाएं की बात करेंगे तो सीमाएं मतलब हमें निगेटिव सोचना पड़ेगा कि भाई अगर हम लेखांकन सिद्धांत का यूज करें तो उसमें क्या गलत बात है, क्या निगेटिव बात है, क्या कमियां हैं, क्या हानियां हैं उसका, ये हमें सोच करके इसका आंसर देना है। ठीक, तो चलो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो लेखांकन सिद्धांत की सीमा देख रहा है वो बोला सीमित क्षेत्र। पहला कमी तो यही है कि लेखांकन सिद्धांत का क्षेत्र बड़ी व्यापक नहीं है, सीमित है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप भौतिकी सिद्धांत जानते हो ना, सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिकी के होते हैं, दूसरा आप लेखांकन वाला देख रहे हो यानी कॉमर्स का सिद्धांत देख रहे हो। जो भौतिकी सिद्धांत होते हैं उनका क्षेत्र क्या होता है, असीमित होता है। ठीक है, सबको पता है कि कभी भी कोई भी हम वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो नीचे जमीन पे जाता है,
है बात। यहां से उठा के किसी भी छोड़ेंगे किसी भी चीज को, नीचे जाएगा। सबको पता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, और वो हर जगह यही तरह काम करता है। कहीं भी चले जाओ, छोड़ो वस्तुओं को तो नीचे जाएगा, है ना बात। पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाओ, होगा ना ऐसा कि कहीं ऐसा है कि आप छोड़ोगे तो जीरो ग्रेविटी उड़ने लगेगा? ऐसा तो है नहीं। तो सारे जगह ये काम होता है, डन है, ये बात समझ ही रहो, ठीक है। अब लेखांकन सिद्धांत में ऐसा क्या है कि ये बात नहीं है। लेखांकन के सिद्धांत नियम कानून में ये है कि आप यहां पर जो लेखांकन सिद्धांत है वही सेम चीज आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। क्या होता है, हर देश अपना अपना जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर देश अपना अपना बना रहा है ना, लेखांकन प्रमाण। उसी तरह हर देशों का अपना अपना लेखांकन की जो है सीमा सिद्धांत बने हुए हैं। और यहां तक छोड़ो, जो अकाउंटेंट होते हैं, जो लेखापाल यानी लेखाकार जो होते हैं, वो लोग भी अपने अपने मन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने टोटल 13 लेखांकन की अवधारणाएं पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप लेखांकन प्रमाप भी देखोगे, हमने दिया नहीं लिस्ट, आप अपने किताब में जाकर के देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। कई ढेर सारे लेखांकन प्रमाप है। उस सारे प्रमापों को भी देखोगे तो आपको जो है ढेर सारे मिलेंगे। और उसमें भी क्या होगा, वो नंबर सेट नहीं है, उसमें भी कम बेसी होता रहता है। यानी परफेक्ट सिद्धांत अभी तक बना नहीं है कि एक सेट हो गया, एक परफेक्ट हो गया, अब इसी को जीवन भर अपनाना है। इसमें कोई इफ और बट की सवाल नहीं पैदा होता है। लगातार चेंजेस हो रहे हैं, और इसी चेंजेस की वजह से हर एक इंसान, हर एक आदमी अपने अपने अकॉर्डिंग उसको अपनाता है, तो फ्री हैंड है। तो पहला यही दिक्कत है कि भैया ये क्या है, सीमित है, सब जगह सेम टू सेम नहीं होता है। तो लेखांकन का सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है और व्यापक नहीं है ना, बल्कि ये सामान्य मान होता है, आपको जानते ही हो। और जैसे कि विज्ञान एवं गणित विषयों के, जैसे विज्ञान और गणित विषय में होता है, जो नियम कानून है हमेशा सिमिलर काम करता है, लेकिन लेखांकन में ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इन सिद्धांतों का क्षेत्र क्या होता है, बड़ा सीमित होता है ना बात। इनका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है, अलग अलग अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात देख लो, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोलता है कि सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव। इसके साथ साथ आपका लेखांकन सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, ठीक है। सर्वमान्य और सामान्य मान, हमने दो बातें बताया था आपको, और हमने ये पूरा प्रोसेस बताया था कि कोई भी चीज सिद्धांत कैसे बनता है। किसी को याद है, किसी को याद है? हमने आपको समझाया था कि कोई भी चीज सिद्धांत किस तरह से बन जाता है, उसे सिद्धांत कहना कैसे स्टार्ट करते हैं। ऐसे हवा भाई तो सिद्धांत नहीं बनता है, कैसे बनता है? सिद्धांत बनने के लिए क्या होता है, जनरली अवलोकन होता है सबसे पहले। अवलोकन का मतलब आपने किसी चीज को देखा है, देख करके लगातार आप जो है इस पर ध्यान गड़ाए हुए सोच रहे हो, अरे यार ये चीज हो रहा है तो ऐसा हो जा रहा है, ये चीज हो रहा है तो ऐसा हो जा रहा है। लगातार आपने देखा, सोचा, समझा, आपने अवलोकन किया, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। आपने अवलोकन करने के बाद आपने एक माइंड पॉइंट समझ लिया कि अच्छा ये होने से ऐसा होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं लोग, जैसे हम लोगों के भारत में यार तरह तरह के काफी नियम कानून है भाई। किसी को अगर तिल होता है तो तिल के फल बताने लगते हैं कि यहाँ पर तिल है तो ये होगा, वहां पे तिल है तो ये होगा, ऐसा सुना है ना, ठीक है। किसी के बॉडी पे जो है, आपने ये सब चीजें सुनते हुए, ठीक है। छिपकली गिर जाती है तो बहुत तरह के ऐसा होता है, रखते हैं। तो फिर जानते हो क्या होता है, फिर होता है बहस। बहस क्या होता है, सब लोग मानने लगे तो क्या हो जाता है, सिद्धांत बन जाता है नॉर्मली। लेकिन जब हम थोड़ा प्रोसेस में अगर सिद्धांत बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है अवलोकन, देखा, समझा, समझ के उस पॉइंट को सबके सामने रखा। जब किसी बात को देखते हैं, समझते हैं और पॉइंट को सबके सामने रखते हैं, तो फिर जानते हो क्या होता है, फिर होता है बहस। बहस क्या होता है, सामने वाला आपके उसके ऊपर आलोचनाएं करना स्टार्ट करता है, आपके इस बात को गलत साबित करने के लिए स्टार्ट करता है कि नहीं आप गलत बोल लो, नहीं ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता है, देख लो वहां पे ये नहीं, यहां पे ये नहीं, इस प्रकार की बातें होता है। तो वो क्या होता है, आलोचनाएं। लोग उसको गलत बोलना, ठहराना स्टार्ट करते हैं। फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसको प्रूफ करते हो, किसके जरिए, तरह तरह के प्रयोग करके, तरह तरह के प्रयोग करोगे, दिखाओगे जो बातें आप उनको साबित करना है उसको प्रयोग करके दिखाओगे, देखो ये हुआ, देखो ऐसा हो रहा है, ये हुआ, देखो ऐसा हो रहा है, प्रयोग करके। और प्रयोग करने के बाद क्या होता है, उसको मान्यता मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसको मान्यता मिलना स्टार्ट होता है, और जब मान्यताएं मिलने लगा, सबसे लास्ट स्टेप यही है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, मान्यता मिलना। जब वो मान्यता मिल जाता है और वो सामान्य मान हो जाता है, ठीक है। जब भी किसी भी बात को सामान्य मान्यता प्राप्त हो जाता है और वो सामान्य मान्य हो जाता है, तो वो सामान्य मान्य होने की वजह से वो सिद्धांत बन जाता है। जैसे पहले के समय अवलोकन और सामान्य मान्यता यही दो चीज होता था, इसी वजह से यहाँ पे तरह तरह के तमाम सिद्धांत हैं। भारत में इतने सिद्धांत क्यों है, क्योंकि किसी ने ना बहस किया ना किसी ने प्रूफ किया, समझे, ना किसी ने बहस किया ना किसी ने प्रूफ किया। कोई बता सकता है क्या कि तिल के फल बताने वाले कौन है, किसने दिया था?
कौन बहस हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर क्या डॉक्यूमेंट हुआ, कुछ पता नहीं है ना बात। तो यही बात है कि पहले अवलोकन और सामान्य मान्यता ये चलता था, लेकिन रियल मायने में जो सिद्धांत बनता है वो कैसे बनता है, अवलोकन, फिर आलोचना, फिर उसके बाद प्रमाणता, और फिर उसके बाद मान्यता। ठीक है, इस तरह से हमारे पूरे सिद्धांत बनते हैं। डन बात। लेकिन जब हमने क्या बोला कि सिद्धांत बनने के लिए क्या आवश्यक है, सामान्य मान्यता स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली एक्सेप्टेंस। सबकी जरूरत नहीं है कि हमने ऐसा बोला कि सबके सब मान लो उसको, कि नहीं यही सच है, यही सत्य है, यही परफेक्ट है, इसको सब मान लिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे बोला जाए बिग बैंग थ्योरी, आपने जाना है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जाना ना। तो ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ बिग बैंग थ्योरी के जरिए, सब लोग नहीं मानता है। इसके अलावा भी अन्य थ्योरी भी है, लेकिन ज्यादातर लोग बिग बैंग को मेन मानते हैं, सही मानते हैं। तो वो भी क्या है, सामान्य मान है, इसलिए बिग बैंग को अपना जो है थ्योरी से सिद्धांत भी आप कह सकते हो। ठीक बात, ये बात आप समझो। तो सिद्धांत बनने के लिए सामान्य मान्यता की आवश्यकता होता है, सर्वमान्यता की आवश्यकता नहीं होता। साइंस में हमेशा सर्वमान्य की आवश्यकता होता है, इसलिए बिग बैंग को अभी तक थ्योरी कहा गया, मान्यता नहीं कहा गया, प्रिंसिपल नहीं कहा, मतलब सिद्धांत नहीं कहा गया। तो साइंस वाला में सर्वमान्य की जरूरत है, लेकिन समानता मान भी सिद्धांत बन जाता है। ठीक बात। तो यहां पर यही बात होता है कि हमारा जो लेखांकन के सिद्धांत है वो कैसे है, सर्वमान्य नहीं है, उसका अभाव है। लेखांकन के अंदर जितने भी सिद्धांत हैं, सारे के सारे सिद्धांत आपको कैसे मिलेंगे, सामान्य मान्य मिलेंगे, सर्वमान्य नहीं। यानी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जिसको सबके सब माने, हाँ भाई यही है, ऐसा नहीं है। सिद्धांतों में क्या है, ज्यादातर लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी मान रहे, इसीलिए अभी तक इसका परफेक्ट लिस्ट नहीं बना है, इसीलिए इसका परफेक्ट रूप से सबके ऊपर एक समान लागू नहीं हो रहा। ठीक, यही बात है। तो लेखांकन सिद्धांतों पर लेखापालकों में मत भिन्नता है, बता दिया ना, लेखापालक अकाउंटेंट, उनमें मत यानी जो उनके व्यूज हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उसमें भिन्नता है, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, और यही कारण है कि एक समान व्यवसाय करने वाली संस्थाओं में एक ही कार्य के लिए अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से सिद्धांत अलग अलग यूज हो रहे हैं। और लेखांकन के सिद्धांत सर्वमान्य नहीं होते, इसी वजह से लेखांकन सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। और अधिकांश व्यावसायिक संस्थाएं किसी विशेष लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग करती हैं, और लेकिन इन सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो, सारे के सारे व्यावसायिक संस्थाएं सिद्धांत प्रयोग कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि मानो ही मानो, नहीं मानोगे भैया जेल हो जाएगा, नहीं मानोगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं मानो तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि लेखांकन सिद्धांतों की सूची नहीं। इसके अलावा ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई फिक्स कोई सूची लिस्ट नहीं है कि हाँ 10 ठो लेखांकन सिद्धांत है, हाँ 50 ठो लेखांकन सिद्धांत है, कोई लिस्ट नहीं है। कितने हैं, घटता बढ़ता कम बेसी लगातार हो रहा है अभी तक जब से लेखांकन बना हुआ है, जब से अकाउंटिंग सब्जेक्ट का जन्म हुआ है, तब से लेकर के जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनना स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर आज तक लगातार सिद्धांतों में चेंजेस हो रहे हैं। और यही नहीं, आप इसी चैप्टर को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके हमारा ये मतलब ये जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना बात, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार या लेखांकन के सिद्धांत, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसी चैप्टर को आप देख लो, कई राइटर्स की बुक आप खरीद लो, ठीक है, और जा करके देखो इसी चैप्टर को मिलाओ, सभी राइटर्स के बुक में आपको ये चैप्टर बहुत अलग अलग तरीके से मिलेगा। सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक है, सेम बातें हैं, लेकिन आप देख लेना बुक्स मिला करके, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मिलेगा, फिक्स नहीं मिलेगा, कभी नहीं, सिमिलरिटी आपको नहीं मिलेगा। ये चैप्टर बहुत से किताबों में बहुत तरीके के आपके मिल जाएंगे, लेकिन जनरल वाला चैप्टर देख लेना आपको सिमिलर मिलेगा, जर्नल के चैप्टर दिखा उठा के देखना आपको सिमिलर मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर में आपको तरह तरह की किताबों में तरह तरह के पॉइंट्स मिलेंगे। क्यों, यही कारण है कि भाई सिद्धांतों की कोई लिस्ट नहीं है। उसके साथ साथ आप ये भी देख लेना, आप गूगल भी सर्च कर लेना, तो गूगल सर्च में भी आप किसी भी मतलब हर एक लिंक पे क्लिक करके आप देखोगे तो सभी लिंक पे आपको आंसर्स अलग मिलेंगे, उसके नंबर्स आपको अलग मिलेंगे, कहीं पे आपको 8 सिद्धांत मिलेगा, कहीं पे 5 सिद्धांत मिलेगा, कहीं पे 10 मिलेगा, कहीं पे 12 मिलेगा, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, ये आप करना तो आपको समझ में आएगा। तो क्यों इसीलिए क्योंकि ये भी एक सीमा है इसका कि हमारे लेखांकन के सिद्धांत की अपनी कोई फिक्स सूची ही नहीं है, लिस्ट नहीं है कि कंफर्म पता चले कि हाँ इतने ही है, ये नहीं है, इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताता है कि सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। इसके साथ साथ आपने अभी समझ ही लिया कि हमारे जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो अकाउंटेंट क्या होते हैं कि अपना अलग अलग हिसाब से अपने अपने सिद्धांत प्रयोग करते हैं। कोई अकाउंटेंट क्या करता है, कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करता है, तो कुछ अकाउंटेंट होते हैं वो कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करता है। कोई जो है पूरा मान लेता है, कोई जो है थोड़ा मान लेता है, कोई जो है और थोड़ा मान लेता है, ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग है।
इसका कोई जरूरी नहीं है। तो अलग अलग व्यवसायिक संस्थाओं में एक ही समस्या के लिए अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि एक होता है संपत्तियों पर हरास, आप लोग क्लास 11 में लगाना सीखोगे, ठीक है। तो जब संपत्तियों पर हरास लगाई जाती है तो उसकी कई विधियां हैं, हरास लगाने की ढेर सारी विधियां हैं। अच्छा, कौन सी विधि अपनाए, कोई बताया नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया। मन के ऊपर है, अकाउंटेंट के, अकाउंटेंट चाहे तो कोई भी विधि यूज कर सकता है, यही रीजन है। तो इसी वजह से क्या होता है, लेकिन सभी विधियां हरास ज्ञात करने के, हरास की धनराशि अलग अलग होती है। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी भी विधि से लगा लो आंसर सेम आ जाएगा, ये भी नहीं है ना बात। आप एक विधि से लगाओगे आपके हरास अलग आएंगे, दूसरी विधि से लगाओगे आपका हरास का अमाउंट अलग आएगा। तो हर एक विधि से हरास के अमाउंट अलग अलग आते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अतः हरास की भिन्न भिन्न विधियों विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाने पर हरास की धनराशि में भिन्नता प्राप्त होती है। हरास की भिन्न भिन्न विधियों को अपनाने से भिन्नता भी प्राप्त हो जाती है। डन है। चलो इसके साथ साथ इसके बाद देख लो, इसके बाद अगला बात देखो। तो नेक्स्ट बात बोलता है क्या, पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर स्पष्ट न होना। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि लेखांकन सिद्धांत ने ये परफेक्टली अंतर नहीं स्थापित किया कि आयगत मदे क्या है, पूंजीगत मदे क्या है। हालांकि आप लोग को समझ में आएगा कॉमर्स पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अकाउंट्स में कि पूंजीगत आयगत मदे क्या होती है। इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, आपको हम उसको पढ़ाएंगे तब आपको ये बात अच्छे तरीके से और क्लियर होगा। लेकिन लेखांकन सिद्धांत एकदम क्लियरली नहीं बताया कि क्या आयगत मद है और क्या पूंजीगत मद है। कंफ्यूजन थोड़ा मोड़ा क्रिएट हो ही जाता है कि इस टॉपिक को पूंजीगत माने या आयगत माने, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पूंजीगत आयगत दोनों के नेचर को फॉलो करता है, तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक जो है दिक्कत है इसके साथ। इसके साथ साथ क्या है कि मौद्रिक रूप का लेखा होना, इसके अलावा लेखांकन की ये भी एक बड़ी बड़ी कमी है। क्या आप पढ़ते हुए आओ ना कि लेखांकन में किस चीज को लिखा जाता है, केवल उन्हीं चीज को लिखा जाता है जिसे मुद्रा में नापा जा सके, है कि नहीं, बोलो। ये बात आप लोग जानते हो ना कि लेखांकन में केवल उन्हीं चीजों को लिखा जा सकता है जिसे मुद्रा में नापा जा सके। जिस चीज को मुद्रा में नहीं नापा जा सकता उसको लेखांकन शामिल नहीं कर सकता। ये बात नियम पता है आपको, ये अवधारणा में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, मुद्रा मापन की अवधारणा, है ना बात। डन है, ये बात पता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज आपको लगता है कि नहीं, कि केवल मुद्रा में निकले नापने वाली चीजों को ही लिखो, किसी दूसरे चीज को मत लिखो। क्या व्यापार में केवल मुद्रा की वजह से ही प्रभाव पड़ता है, क्या दूसरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी भी तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो व्यापार को क्या करती है, जो व्यापार को प्रभावित करती है, नहीं लिखना है। जैसे किसी की ईमानदारी नहीं लिखोगे, किसी की भावनाओं को नहीं लिखोगे। इसके अलावा जो है बहुत सी चीजें और इंपैक्ट डालता है, राजनीति, कानून, ये सब भी इंपैक्ट डालता है। इन सब चीजों को लिखने का कोई व्यवस्था ही नहीं है ना बात। तो ये भी एक जो है कमी है, ठीक है। तो लेखांकन के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण सीमा यह भी है कि यह लेखांकन की केवल मौद्रिक रूपों का लेन देन का ही लेखा करती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मौद्रिक रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती लेकिन एक संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पर उनका लेखा नहीं किया जाता है। ये भी एक समस्या है, ये भी एक कमी है लेखांकन सिद्धांत की बात है कि हम देखो सिद्धांत को। तो नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का प्रभाव। अभी जस्ट हमने बताया जो वही बात है कि हमारे लेखांकन को ना बहुत सी चीजें प्रभावित करती है, केवल यही चीजें नहीं प्रभावित करती जो मुद्रा में है। हाँ, डाउट चेक कर रहे हैं, रुक जाइए। केवल वही नहीं होता है कि जो लेखांकन में केवल वही चीजें नहीं जानी चाहिए जो मुद्रा पे है। भाई ऐसी बहुत सी चीजें जो व्यापार को सीधा सीधा इंपैक्ट डाल देती हैं, सीधा सीधा प्रभाव डाल देती हैं, लेकिन लेखांकन में लिखने का कोई ऐसा नियम ही नहीं है, कोई ऐसा सिद्धांत ही नहीं है जो इस चीज को माने, जो इस चीज को पूरा करे। तो ये भी एक कमी है, ये भी एक सीमा है। क्या कि लेखांकन जो है आर्थिक रूप से चीजें जो है वो भी प्रभावित करता है, उसको तो लिख लेता है। सामाजिक रूप से चीजें प्रभावित होता है, राजनीतिक चीज से प्रभावित होता है, इन सबसे जो है लेखांकन प्रभावित होता है और इन सबसे हमारा जो लेखांकन के सिद्धांत है वो भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। लेखांकन सबसे प्रभावित होता है और इससे लेखांकन के सिद्धांत भी प्रभावित होते हैं। इसी वजह से लेखांकन का सिद्धांत आज तक सटीक नहीं बन पाया, सेट नहीं हो पाएगा कि भैया 10 ठो है कि 15 ठो है, बदल रहा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति बदलता रहता है, सामाजिक स्थिति भी बदलता रहता है और राजनीतिक स्थिति भी बदलता रहता है। जैसे आप लोग अभी जान ही रहोगे कि कुछ समय तक भारत का मित्र था ट्रंप, है ना बात, जानते हो ना। ट्रंप जो है अमेरिका कुछ समय भारत का दोस्त माना जाता था, आज अभी टैरिफ की वजह से कुछ लोग अब भारत का दुश्मन बोलने लगे। तो ये क्या है, ये राजनीतिक परिवर्तन है ना बात। चीजें बदल गया, पहले अच्छा लगता था अब बुरा लगता है, ठीक है। अब क्या है, बुलाना क्या है लेकिन जाने का नहीं है कि नहीं बात। तो ये चीजें हो गया, समझ लो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसा हो गया, समझ लो बात।
तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। तो चीजें बदल रहा है लगातार, लगातार चीजें चेंज हो रहा है, और इस सब चीजों के चेंज होने की वजह से हमारा जो है लेखांकन के जो नियम कानून है, सिद्धांत है, उसमें भी लगातार परिवर्तन हो जाता है। और बदलने की वजह से, इन सब चीजों में बदलाव होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा लेखांकन का सिद्धांत सेट नहीं हो पाता है, पूरा परफेक्ट नहीं हो पाता है। ये भी इसकी कमियां हैं। ठीक, तो यही बात है। तो बोलता है क्या कि लेखांकन के सिद्धांत प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होती है, और देश काल का वातावरण इन सिद्धांतों को प्रभावशीलता को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यही चीज है। ठीक है, डन है, यहां तक भी क्लियर है सबको। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, और इसके बाद हम डाउट देखते हैं आप लोगों का। जो आप लोगों ने बोला ना सर डाउट देख लो, डाउट देख लो, कि इस सिद्धांत हम लोग डाउट देख लेते हैं। चलो, तो यहां पर क्या बोला कि भावी अनुमानों का भ्रामक होना। इसके अलावा लेखांकन सिद्धांत की एक ये भी कमियां है कि इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जो हम लोग लेखांकन कर देते हैं, जो हम 100 घटनाओं को लिख देते हैं, उस 100 घटनाओं के आधार पर अगर हम भविष्य का कल्पना करने लगे, भविष्य का निष्कर्ष निकालने लगे कि भविष्य में देखो ऐसा ऐसा है, भविष्य में देखो वैसा वैसा है, भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य में वो हो जाएगा, तो वो निष्कर्ष भ्रामक साबित हो सकता है। भ्रामक मतलब गलत कह सकते हो, आपको भ्रमित करने वाला हो सकता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि डेटा जो है वो भूतकालीन होता है, पास्ट का डेटा होता है। जो चीजें हो गया रहता है बस उसी को लेखांकन में हम लिख सकते हैं। जो चीजें होने वाला है उस चीज के बारे में लेखांकन कोई बात नहीं करता, उस चीज को आप नहीं लिख सकते हो। तो इसी वजह से भूतकाल के ध्यान में रखते हुए, भूतकाल को समझते हुए, पास्ट की चीजों को देखते हुए, पास्ट की चीजों को समझते हुए आप भविष्य का, फ्यूचर के बारे में कैसे कल्पना कर लोगे कि हाँ ऐसे हुआ है तो इसलिए ऐसा ही होगा, ये बता सकते हो 100%। तो वैसे भी भविष्य की कल्पना नामुमकिन ही है, तो लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग करके नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बोलता है लेखांकन के कुछ सिद्धांत भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, और ये अनुमान सदैव ही नहीं होते हैं। लेखांकन में ऐसा भी होता है कि जब हम लेखांकन करते हैं तो ऐसे बहुत से कैलकुलेशन होते हैं जो भविष्य के अनुमान पर आधारित होते हैं, और भविष्य का अनुमान आप जानते हो ना, परफेक्ट है नहीं, सटीक है नहीं, माना जा सकता है लेकिन वो होगा, ये परफेक्ट 100% तो सच है नहीं, आप नहीं बता सकते हो। अभी हम आपसे पूछे तो आप सभी लोग से कि आप लोग के बताओ क्लास 11th में कितने नंबर आएंगे फाइनल एग्जाम में, बताओ। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज बोलो, कंफर्म आप बता सकते हो लिखित रूप से कि हाँ सर इतना ही आएगा, इससे अगर इधर उधर हुआ तो हम अपनी, क्या यार मूछ भी नहीं है ना, हम अपने बाल मुंडवा देंगे है ना बात, बोलो। हो सकता है कुछ लोग के मूछ आ गए होंगे लेकिन मूछ रखते नहीं होंगे जहां तक उम्मीद है। तो ये नहीं ना कर सकते कि सर एकदम बता रहे हैं कि मेरा इतना परसेंट आएगा और अगर इससे इधर उधर हुआ तो हम अपने बाल मुंडवा देंगे, बोलो ये है क्या? नहीं हो सकता ना, लेखांकन करता है। ठीक है, भविष्य की चीजों के आधारित लेखांकन करता है, इससे व्यवसाय का सही से आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं हो पाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किस चीज को भविष्य में रखता है, तो वही हरास की बात कर लिया जाए। जब हम लोग हरास का लेखांकन करते हैं ना, तो हरास निकालते समय हम लोग संपत्ति का जीवन काल सोचते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति का जीवन काल, ये हम लोग अनुमान लगाते हैं। संपत्ति का जीवन काल का क्या होता है, अनुमान लगता है। ठीक है, अब जब संपत्ति के जीवन काल का अनुमान लगाते हो, है ना बात, जब आप संपत्ति के जीवन काल का अनुमान लगाते हो तो क्या आप बता सकते हो कि ये परफेक्ट यही होगा? अनुमान लगा के एकदम परफेक्ट बता सकते हो क्या हाँ भाई नहीं ये हम जो अनुमान लगाए ये परफेक्ट है? जैसे कोई मशीन है, आपने अनुमान लगाया कि 10 साल इसका जीवन काल है, तो क्या 10 ही साल है जरूरी है? भाई वो मशीन हो सकता है कि 10 की जगह 15 साल चल जाए, हो सकता है कि मशीन 10 की जगह क्या पता चला 8 ही साल में खराब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अनुमान आप परफेक्ट नहीं लगा सकते हो, यही बात आपको जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर जैसे में यही बात आपका लिखा हुआ है, नहीं लगा सकते हो, तो ये बात भी, तो ये आप अनुमान जो है परफेक्ट नहीं लगा सकते हो संपत्ति का, समझे? संपत्ति के जीवन काल का आप अनुमान जो है परफेक्ट रूप से नहीं लगा सकते, तो ये बात भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये बोलता है कि स्थायी संपत्ति पर ह्रास की गणना के समय संपत्ति का अनुमानित जीवन काल के आधार पर की जाती है। यदि जीवन काल का अनुमान गलत हो तो ह्रास की राशि भी गलत होगी, परिणाम स्वरूप संपत्ति का सही मूल्य प्रकट नहीं होगा। तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक परेशानी है। ठीक, हम डाउट्स को ले ले, तो चलो बस